नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बता रहे थे कि किस तरीके से ये रिसोर्सेज इंग्लैंड ट्रांसफ़र होते थे या उससे प्लीज़ कंटिन्यू अच्छा, करें। उसमें देखिए अब जब जो बजट या फिस्कल पॉलिसी का मैकेनिज़्म होता था, उस फिस्कल पॉलिसी के मैकेनिज़्म में जो रिसोर्स जनरेट होते थे, जो बजट एलोकेट होता था, उसमें बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट 50% से जो ज़्यादा होता है और वो ग्रेजुअली फिर बढ़ता गया। वो एलोकेट होता था इंडिया ऑफिस को। इंडिया ऑफिस वाज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, वहाँ से मतलब इंडिया को कंट्रोल करते थे। इंडिया को कंट्रोल उसको करते दे थे, देते वो उस इंडिया ऑफिस था, उसके लिए वो इंडिया ऑफिस को वो बजट 50% से ज़्यादा वहाँ चला जाता था। वो बजट जाहिर है कि उसको फिर ब्रिटिश एम्पायर को ट्रांसफ़र होता था। अब आपका क्वेश्चन था कि जो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, बेशक वो लो कॉस्ट पे होता था, उसकी प्राइस फिर कम भी होती तो थी, लेकिन देनी पेमेंट तो था। करनी होती थी। क्योंकि एक बात हमें पता है हिस्ट्री के बेस पे कि जब अंग्रेज़ जिस ज़माने में शुरू में यहाँ आए 1857 वगैरह में, इंग्लैंड की माली हालत बहुत ही ख़राब थी। जी जी जी, दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू बिल्कुल पे सही फॉर बात है, दिस रॉ बिल्कुल सही मटेरियल। बात है। और एक जो मैंने थोड़ी सी चीज़ पढ़ी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताना ज़रूरी है। ये लंदन में मैंने पढ़ा, वो उनके वो उसमें डिबेट एक पढ़ी शुरू के दौर की, जिसमें क्लाइव पे इल्ज़ाम लगा कि उसने 44,000 रिश्वत लिया, ये कौन था, मीर जाफिर। मीर जाफर से, और उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। अगेन इट पॉइंट्स टू द वेरी गुड ऑडिट सिस्टम ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनको हम जितनी भी बुराई कर लें, लेकिन ये मानना पड़ेगा तो हमने उनसे रिलेटिवली दे वर वेरी ऑनेस्ट। आज भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम उन्हीं के लेकिन देखिए कि एक मामूली ऑडिटर लंदन से उठ के आता है, 3 महीने का सफ़र है, रूलर को, क्लाइव वाज द रूलर, ही अक्वायर्ड इंडिया, उसकी 44,000 की पेमेंट उसने पकड़ ली। एंड क्लाइव वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दिस इन द हाउस ऑफ कॉमन इन फ्रंट ऑफ द होल नेशन। यस, आई डिड टेक दिस ब्राइब, लेकिन प्लीज़ मुझे आप लोग माफ़ कर दें, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। और उसने ये भी कहा, ये पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन रिकॉर्ड है, कि आई विल वर्क फॉर द कंपनी फॉर फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट वॉज सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट। उसी डिबेट में एक जगह ये बताया गया है कि 1757 से लेके आई थिंक 63 तक का फिगर है कि ऑफिशियल पेमेंट जो हुई है ना, जैसे मिर्ज़ा जाफ़र ने 5 लाख पाउंड दिया जब वो बना बादशाह, ये रूलर, उसको जब हटा के दूसरे को लाए, उसने भी 5 लाख दिया। तो उस पर लिखा हुआ है कि 3.6 मिलियन पाउंड वॉज ऑफिशियली पेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो रिश्वत वो अपनी जगह पे। एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका टोटल कैपिटल ही 70,000 पाउंड था, उसने पहले 6 साल ऑफ दिस वेंचर में 3.6 ऑफिशियली, अनऑफिशियल को तो छोड़। मुझे आपने कहा ना सोने की चिड़िया, इससे बढ़ के सोने की चिड़िया और क्या हो सकती है। एक आदमी को इतना बड़ा रिश्वत मिल गया, वो कहता है ज़िंदगी भर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री काम करता हूँ। इसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी उस वक्त के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। आपने खुद बिल्कुल क्लाइव की एग्जांपल दी कि ब्राइबरी वहाँ पे हुई। एक उस वक्त एक जनरल एक परसेप्शन था कि जिस तरह आज है पाकिस्तान में कि कोशिश करते हैं कि अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, मिडल ईस्ट चले जाएं, यूरोप चले जाएं। पूरे इंग्लैंड में रिक्रूटिंग सेंटर बने हुए थे। अच्छा, जैसे आजकल हमारे पास जैसे वहाँ से लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि इंडिया जाए, सबसे ज़्यादा। और इंडिया क्योंकि आने के लिए थ्रू गवर्नमेंट आना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अगर एम्प्लाई करती थी तो वो भी ब्रिटिश एम्पायर के शेल्टर में होता था। अच्छा, वहाँ से लोग आते थे, रिक्रूट होते थे, और उसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्राइबरी का सिस्टम डेवलप हो गया था वहाँ भी, इसलिए कि उनको लोगों को यहाँ आना होता था। तो वो ब्राइबरी आने वाले हैं, वैकेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 तरह से, एक तो ब्राइबरी तो नेचुरली वो जहाँ पैसा होगा वहाँ ब्राइबरी का एलिमेंट आता रहा। उसके अलावा ये था कि इंग्लैंड में की माली हालत बहुत ख़राब थी। ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, बहुत तेज़ी से उसकी इकॉनमी डिक्लाइन कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में लोग यहाँ आने को प्रेफर करते थे। और दूसरा ये कि जो सैलरी का डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा था कि लोग यहाँ आने को प्रेफर करते थे। 3 महीने का सफ़र करके भी आना पड़ता था, लेकिन लोग प्रेफर करते थे कि यहाँ किसी तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे आजकल 3-4 गुना ज़्यादा मिडिल ईस्ट में मिलता है, उसके लिए हर आदमी। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि वो जो फिस्कल ऑफिस की हम बात कर रहे थे, पैसा जाता वो ट्रांसफ़र होता, और वो एडजस्टमेंट होती थी, सिर्फ कैश पेमेंट नहीं हो रही है, उसी से ग्रेन ले जाते थे, उसी से वो रिसोर्सेज ग्रेन वगैरह ले जाते थे। बिल्कुल, ये देखिए ये इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ वर्क करती है कि अगर वो पेमेंट कैश में हो रही होती तो कहाँ से लाते हो? नहीं, अगर हाँ, पहली बात तो है कि तो हमें मिलता, हमें एक्सपोर्ट रिसीट मिलता ना हमें। उसका एक इंडिकेटर ये है कि अगर हमारे यहाँ कैश पेमेंट आ रही है, यानी कि पेमेंट वो कर रहे हैं कैश ब्रिटिश
स्टर्लिंग पाउंड्स में। तो फिर अगर ऐसा होता कि ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड आ रहे थे यहाँ पे, तो इंडियन रुपी फिर डिक्लाइन होना शुरू ना होता, फिर उसकी वैल्यू तो और बढ़ती चली जाती। लेकिन उसकी वैल्यू ग्रेजुअली गिरती गई, इसलिए कि पेमेंट्स कैश में नहीं आ रही थी। ये उसका बड़ा क्लियर कट एक इंडिकेटर है। वो इंटरनली उन्होंने जनरेट किया टैक्सेस, और वो ग्रेन की सूरत में Generate बाहर किया चला वो गया, उसके। यानी कि यहाँ का रिसोर्स वहाँ शिफ्ट हो गया विदाउट एनी पेमेंट। अगर वो जैसा कि आपने कहा कि इंडिया कंपनी को ऑफिस पे इतना ज़्यादा था, इतनी कैश देना पड़ता, तो वो सिचुएशन एक तरह से आप ग्रेन भेजते, इतना कैश आ जाता, उससे आप कोई चीज़ और मंगा लेते, लेकिन आया कुछ नहीं, चला गया कुछ। इस तरह से इंडिया खाली होता चला गया, इकोनॉमी श्रिंक करती गई। ये जो हंटिंगटन की किताब में हमने फिगर देखा कि 1750 में इंडिया का जो टोटल शेयर था इकोनॉमी में 24-25% के करीब था, और इंडिया वही चीज़ आपने कही है, हंटिंगटन 25.5% कहता है, वो आपकी फिगर किसी और सोर्स से हो सकती है। 1/4 एंड दैट मेंट कि इंडिया वाज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, चाइना वाज नंबर 2, 32% जो हंटिंगटन ने लिखा। और जब इंडिया से 1980 की फिगर आखिरी आपने यहाँ पर 80 तक हम 3% से भी नीचे आ चुके थे। तो वही जो सक्शन होती रही है इतनी बड़ी तादाद में दौलत की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेक्शन होती रही है। दूसरा ये देखें कि ये इत्तेफाक है तारीख का, मैं कहता हूँ कि ये एक जो धारा चेंज हुआ है, इसमें दो बड़े अजीब व गरीब इत्तेफाकात हुए हैं जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में वर्ल्ड में इससे पहले नज़र नहीं आते। एक तो ये इत्तेफाक हुआ कि ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, उसको हम कहते हैं पोस्ट न्यूटोनियन पीरियड, यानी न्यूटन के बाद का दौर, जहाँ इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हो रही थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, वहाँ पे मज़दूरों की एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई। ये वो दौर था। इत्तेफाक से ये वही दौर था जब अंग्रेज़ इंडिया में था। उस रेवोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइजेशन के लिए अमेरिका क्या है? अमेरिका तो ऑफ शूट है ना ब्रिटिश एम्पायर का। हाँ। पहले तो ब्रिटिश एम्पायर जो डेवलप हुआ तो वही अमेरिका, उसी से तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी उससे वो डेवलप तो हुए हैं। अगर आज उनसे हम कहते हैं कि वो क्यों हमसे आगे निकले, तो ये जवाब तो सही होगा इस हद तक कि उनकी इंडस्ट्री ने डेवलप किया, और इंडस्ट्री के बाद उनके पास R&D के लिए भी फंड अवेलेबल हो गए उसी पैसे से, और वो पूरा का पूरा अपना सिस्टम डेवलप करते रहे। लेकिन ख़ास बात यह है कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पैसा चाहिए था, जो रिसोर्स चाहिए थे, वो इंडिया ने प्रोवाइड किए। अच्छा खास साहब, ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि ये ज़ीरो सम गेम है। अगर मैं एक आदमी का जो फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े डिटेल में बताया कि रिसोर्स जाते रहे, तो इतनी जो बड़ी रकम वहाँ चली गई इस पीरियड में, उसका किसी ने तो खमियाजा भुगता होगा ना इंडिया में। वो कौन लोग थे, क्या हुआ था इंडिया में, क्या हुआ? देखिए ना, मैं एक आर्टिकल का हवाला दे रहा हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब बाकायदा डिटेल में बता रहे थे कि बाई इम्पोजिंग ए वेरी हाई टैक्स 80 to 90% अच्छा ऑन एग्रीकल्चर, अ वेरी इफिशिएंट सिस्टम। 80 to 80 वेरी 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 Efficient. आपका यानी किसानों का जो कुछ भी हो जाए उसे हमें कोई गरज नहीं है, कैश में देना है। हाँ, कैश में देना है। और अच्छा, ऑन एग्रीकल्चर मोनोपोलाइजिंग ऑल वेल पेड जॉब्स, जितने भी जो डॉक्टर साहब के। अच्छा, मैंने उस वक्त का पढ़ा है कि अगर एक जज लगता था ना अंग्रेज, हाँ, तो उसको 3000 पाउंड देते थे। ये जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, प्लस नौकर चाकर घर सब कुछ। अब उसी जॉब पे अगर बेचारा कोई इंडियन लगता था, उसको 150 पाउंड